एक तरफ आतंकी सरगना हाफिज सईद के बेहद करीबी और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी जियाउर रहमान उर्फ अबुल कताल की पाकिस्तान में हत्या कर दी जाती है। दूसरी तरफ बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपना विद्रोह और तेज कर देता है। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री मोदी की साफ तौर से नसीहत होती है कि पाकिस्तान आतंक को शह देना बंद करे। पूरी दुनिया के आतंक का केंद्र बन चुके पाकिस्तान को खुद का नुकसान उठाना पड़ रहा है और वहां के लोग भी अब अमन चाहते हैं। क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी की इस नसीहत को स्वीकार करेगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान, जिनके साथ हम पाकिस्तान के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉडकास्ट में चीन को लेकर जो बयान दिया है, यूएस को लेकर जो बयान दिया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सब प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को कैसे देखा जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुधारने में कितना कामयाब होगा, और ख़ास तौर से उन देशों के लिए जो आतंकवाद को लगातार शह दे रहे हैं, अमन पैगाम के कोशिश पर पीठ में चूल्हा घोंपते हैं, उनके लिए क्या एक आंख खोलने वाले इंटरव्यू के तौर पर देखा जाए इसे? आज आवाज अड्डा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब, वाशिंगटन डीसी से जुड़ रही हैं द न्यू इंडियन की एडिटर इन चीफ आरती टिक्कू सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा, और पाकिस्तान से दो विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान की पत्रकार हैं आरजू काजमी जी जुड़ रही हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर हामिद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आरजू काजमी जी आपके पास जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान पर उन्होंने काफ़ी कुछ बोला है। हालांकि हमारे साथ पैनल में कई सारे विशेष मेहमान हैं, लेकिन आरजू, आप इस चीज़ को कैसे देख रही हैं और पाकिस्तान में इसका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, आज सुबह से तो मैं देख रही थी कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस इंटरव्यू को दिखा रहा था, यानी उसके कुछ क्लिप्स जो हैं वो दिखाए जा रहे थे, उसके बारे में बात की जा रही थी और टिकर वगैरह भी दिखाए जा रहे थे और काफ़ी पॉजिटिव वे में दिखाया जा रहा था। यानी जहां मोदी जी ने ये कहा कि वो एक अमन के लिए आए थे पाकिस्तान में, और उन्होंने कहा कि जो आम पब्लिक है, पाकिस्तान की जनता जो है वो किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा या टेंशन नहीं चाहती भारत के साथ, वो बात उन्होंने काफ़ी हाईलाइट की और पॉजिटिव पॉइंट बताए। लेकिन जहाँ पे ऑफ कोर्स मोदी जी ने कुछ पाकिस्तान को सख्त अल्फाज सुनाए या कुछ खरी खोटी सुनाई, तो वो शायद हमारा मीडिया जो है उसने नहीं दिखाया। लेकिन इससे एक बात ज़रूर साबित होती है, वो ये कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया काफ़ी हद तक कंट्रोल है, अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं खुद भी इस मीडिया का हिस्सा रही हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से डिक्टेशंस आते हैं। तो अगर यहाँ पर मोदी जी के इस इंटरव्यू की बात की जा रही है, दिखाया जा रहा है, तो यकीनन ना कहीं कोई सेक्शन ऐसा ज़रूर है जो भारत के साथ अपने टर्म्स को बेहतर करना चाह रहा है। ये कुछ सेक्शन ऐसे जरूर हैं जो भारत के साथ अपने टर्म को बेहतर करना चाह रहा है। वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए पूर्व डिप्लोमेट है। वोरा साहब, आपने सुना काजमी जी को, इससे एक सकारात्मक संदेश के तौर पर देखा जाए या फिर नहीं? ये एक छोटा सा तबका है जो शायद अमन पैगाम चाहता हो, भारत के प्रधानमंत्री के बयान को सकारात्मक तरीके से देखता हो, लेकिन आते वही की वही बनी रहेंगी। हमारी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी में हूँ और आपकी बात सुन रहा था। अभी रायसीना डायलॉग का उद्घाटन भी मैं सुन रहा था, और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी कुछ अपना भाषण दे रहे थे, कुछ ऐसी वैसी बातें कर रहे थे। फिर आपके पास मैडम आरती हैं, मैडम आरजू काजमी हैं, बाकी विशेषज्ञ हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैं भोजन करने जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में लौटूंगा। ये जो आपने अभी जिक्र किया ना कि ये लोग क्या, पीएम साहब की जो लेग स्ट्रेट, बाय द वे आई हैव मेट लेग स्ट्रेटमैन एक दो बार, और जो ये इंटरव्यूज करते हैं बड़ी गहरी होती है, एंड इट्स एन ओपन थिंग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भारत के लोगों से बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं। लेग स्टेटमेंट के साथ उन्होंने दिल की बात की है, अपना दिल खोल के उनके सामने रखा है, जो कुछ वो चाहते हैं। पाकिस्तान के बारे में सर, ये मैंने नहीं कहा, ये पाकिस्तान की फौज ने कहा है कि भारत हमारा इटर्नल एनिमी है। क्यों भाई, क्यों आपने ये फैसला कर लिया कि हमेशा के लिए मैं आपका दुश्मन हूं? और यही चीज मैं बार बार देखता हूं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जितनी पहल की है शांति के लिए हम लोगों ने की है, हर बार उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। जब तक फौज अपने आप को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे शातिर फॉरेन पॉलिसी में फौज समझती है, मेरा नहीं ख्याल सर कि हमारे सामान्य रिलेशंस बन सकते हैं पाकिस्तान के साथ। मैंने बहुत कोशिश की है। दो समस्याएं उसकी हैं मेजर। पहली समस्या ये है सर कि इस्लाम वहां पर आइडियोलॉजी नहीं है, वहां पर इस्लाम एक ऑब्सेशन बन चुका है। पेट खाली हैं तो उसमें धर्म भर दीजिएगा और फिर देखिएगा कि लोग कितने खुशहाल हो जाते हैं।
और दूसरी उनकी समस्या ये है कि किसी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय क्रिटिसिज्म वो स्वीकार नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन से कहा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का तो मैं स्वागत करता हूँ, वहां पे आप बोल के देखिए, मुझे मालूम नहीं हमारी बेटी आरजू इन चीजों से कैसे निपटती हैं, लेकिन उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा। भारत में नहीं है, जो कहना है आप कहिएगा। आप तो ये जानते हैं सर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट मीडिया प्रोफेशनल्स इन इंडिया, आपको मालूम है कि किसी प्रकार का दबाव आपके ऊपर नहीं है। जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी, जब पाकिस्तान के लोग अपनी ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकेंगे जैसे हम भारत में करते हैं, तब मेरा मानना है कि एक हल्की सी किरण आएगी। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या होगा, आप देख रहे हैं कि वो हाफिज सईद साहब तो चले गए, सुना है कि वो जन्नत में नहीं गए, वो जहन्नम में गए हैं, क्योंकि जन्नत में जगह नहीं उन जैसे लोगों के लिए। क्या और फिर वो क्या नाम है उसका मैडम आरजू का, वो तहफ्फुर राना कैप्टन साहब जो होते थे पाकिस्तानी फौज में, अमेरिकी उनको यहाँ भेजने वाले हैं। और फिर क्योंकि वो कह देते सर, आई एम नॉट बीइंग फैसिशियस, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो यहाँ आते थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग होती तो वो कहते जी मुझे तो हाफिज सईद ने यहाँ भेजा था, तो हम कहते अच्छा हाफिज सईद को लाओ। और फिर वहां से जवाब, अजी वो तो गुजर गए हैं, हम कहाँ से भेजे उनको। जो चूहा होता है ना, बुढ़ा हो जाता है, मैडम आरजू काजमी किसी के काम का नहीं होता, सुला देते हैं हमेशा की न्यूज को। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, कम टू टर्म्स विद रियलिटी, अपनी हकीकत स्वीकार करिए। जो पाकिस्तान के लोग हैं, मेरी 74 साल की उम्र है, मैं ये देखता रहा हूं, जिस दिन आपने स्वीकार किया कि आप एलिस इन वंडरलैंड नहीं है, आप असली दुनिया में रहते हैं, शायद शायद आई एम नॉट इवन श्योर, तब शायद आपकी जिंदगी में कुछ सुधार। बिल्कुल। आरजू काजमी जी, मैं आपसे आऊंगा थोड़ी देर में ये जानने की हकीकत स्वीकार करने को आखिर पाकिस्तान की सरकार तैयार क्यों नहीं है, लेकिन शुभांकर को जोड़ता हूं। शुभांकर जो कि भारत पाकिस्तान रिश्ते को काफ़ी पैनी नज़र रखे हुए थे और काफ़ी करीब से देखा भी है। शुभांकर, क्या लगता है प्रधानमंत्री के इन बयानों का कुछ असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर? लक्ष्मण, आपको और समस्त पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वोरा साहब ने बोला। वोरा साहब को शायद कोई अच्छा, आपसे सवाल पूछा तो वोरा साहब जीरो का इशारा कर रहे थे जब सब सवाल पूछा आपसे। वोरा साहब को शायद कोई अगर जीरो की भी उम्मीद है, मुझे तो निगेटिव है। तो पाकिस्तान की संकल्पना हुई है, वो इसलिए हुई है कि पाकिस्तान बना ही टू नेशन थ्योरी पे है। और जो वोरा साहब ने बोला इटर्नल एनिमी, हम 1000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, घास खाएंगे लेकिन एटॉमिक बम बनाएंगे, और हिंदू काफिर है, ये सारी जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी वहां बच्चों तक में भर दी गई। और ये ऐसा नहीं है कि ये जियाउल हक के आने के बाद हुई, ये शुरुआत ही इसी चीज से हुई। तो जहां पैदाइश में ही खोट है, वहां आगे कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क है जिसके पास, मतलब बाकी सारे मुल्कों के पास आर्मी होती है, और पाकिस्तान आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है। तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि वहां का पाकिस्तानी आर्मी का जो कंट्रोल वहां के बिजनेस और वहां की इकोनॉमी पे है, उस कंट्रोल को कोई हटा नहीं सकता। और जब तक वो कंट्रोल नहीं हटेगा, तब तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आएगी। और जो भी चीजें अगर कहीं को सुधार होना है, वो जब तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस दोनों कंट्रीज में नहीं होगा, हमारे यहाँ तो है, मुझे डाउट नहीं है। पाकिस्तान नाम का जो एक स्ट्रक्चर है, जिसको कंट्री कहना भी शायद गलत है, थोड़े दिनों में शायद कंट्री रहे भी नहीं, जब तक वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। रहा सवाल आपका मतलब जो वोरा साहब ने आपको बात बताई कि इस्लाम की, जहां तक जिस तरीके से वहां पे इस्लाम का एक अलग वर्जन तैयार किया गया है, मतलब आपको ताज्जुब होगा कि धुर अरब देश, जिनकी पूरी एक, जिनको कट्टर से कट्टर आप इस्लामिस्ट मान सकते हैं, सऊदी अरेबिया जिसने पूरे दुनिया में एक तरीके से इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को बढ़ाया, आज वो सुधरने को तैयार है, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि अब इस फंडामेंटलिज्म के साथ वो कहीं भी नहीं टिक सकते। वेयरएज पाकिस्तान और बांग्लादेश, अनफॉर्चुनेटली, और हमारे यहाँ भी जो 2.5 फ्रंट्स की हम जब बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको अपनी सारी उनकी मतलब पहचान उनको अपनी इस्लाम में दिखाई देती है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को अपनी नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर रखने की जरूरत कहाँ। बट अनफॉर्चुनेटली वो फैक्ट है, और उस फैक्ट को जब तक हम देखेंगे नहीं, और जब तक हम चाहेंगे कि उस फैक्ट को हम ढकते रहें, उस फैक्ट को हम नजरअंदाज करें, वी ब्रश इट अंडर द कारपेट, तब तक चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। और
वोरा साहब ने ऐसे बहुत सही चलती कहा। रहेंगे। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बीच में जोड़ता हूं मैं। हर्षवर्धन जी, ये जिस तरीके के बात अभी वोरा साहब ने कहा, काजमी जी ने कहा, शुभांकर ने कहा, लेकिन आपने अगर गौर से सुना होगा प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट को, तो उन्होंने जब ये पूछा गया पाकिस्तान के ऊपर सवाल, तो उन्होंने कहा कि जब उनको दे दिया गया जो उन्होंने मांगा, तो दे दिया गया तो उनको शांत होकर बैठ जाना चाहिए, यानी पाकिस्तान दे दिया गया तो शांत होकर बैठ जाना चाहिए, लेकिन तब से वो प्रॉक्सी वॉर में जुटे हुए हैं। तो ये तो बड़ा लंबा इतिहास का जिक्र वहाँ प्रधानमंत्री ने किया। अब ऐसे मोड़ पे आकर के पाकिस्तान खड़ा है, वहाँ से आपको क्या रास्ता दिखता है? आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों में लगातार घटनाएं कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ भी माल जाल की काफ़ी नुकसान हानि हो रही है, जो अपने आप में एक इंसानियत के नाते काफ़ी शर्मनाक है। नहीं लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो ये कि कोई भी यथास्थितिवाद लंबे समय तक नहीं रहता है। हम किसी एक चीज को मान लेते हैं, वो धारणा एक बन जाती है। तो पाकिस्तान को लेकर हमने मान लिया, वो कह रहे हैं ना कि हम 1000 वर्ष तक लड़ेंगे। लड़ने के लिए अस्तित्व तो बचना चाहिए। पाकिस्तान अब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। जिस तरह से बलोच लड़ाके, आप उनको पाकिस्तानियों की नज़र में टेररिस्ट कह लीजिए, मिलिटेंट कह लीजिए, रेबल कह लीजिए, फाइटर कह लीजिए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की जो औकात होती है वो दिखा दी। क्योंकि ये वो कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, कहीं गए और धमाका कर दिया। वो सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं। और जब बलोच और सिंध, इन दोनों जो फाइटर्स हैं, इनके मिलने की बात पाकिस्तान के जो वहां के लोग हैं, जो वहां के एक्सपर्ट हैं, वो बात करने लगे, तो आप समझिए कि पाकिस्तान बुरी तरह से टूट रहा है। 2-3 उसके पास, जिसको कहते हैं कि ऐसे कॉर्नर्स थे जहां से उसको मदद आती थी। एक तो था कि चलो ठीक है, अफगानिस्तान में जब तालिबान आ जाएंगे तो एक एक्सट्रीमिज्म यहां होगा, तो उसके चक्कर में दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगी। चलो ठीक है भाई, तुम्हारे जरिए हम बात करेंगे। मामला सब हो गया उल्टा। सारी बातचीत अब होने लगी है दुबई में, सारी बातचीत होती है सऊदी के जरिए, और अब कहीं पाकिस्तान का रोल रह नहीं गया। आपको याद होगा कि जब ISI चीफ वहां हंसते मुस्कुराते पहुंचे थे। अब स्थिति यह है कि भारत भी तालिबान से बेहतर बात कर लेता है, पाकिस्तान की बात नहीं हो पाती है, नंबर 1। नंबर 2, ये डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी आ गया। पिछले कार्यकाल में ऐसी सारी जो एड्स थी उसको रोक दिया था। अब जो रही सही मदद है वो भी खत्म है। वो तो किसी के लिए भी कुछ भी बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो इस मामले में बहुत ब्लंट प्रेसिडेंट है। फिर इस सब के बाद आ जाइए, आपको और कहां से मदद मिलेगी? मदद तब मिलेगी जब आप कुछ भारत में धमाके करा पाओ, कुछ बीच बीच में आप ऐसा कर दो, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स कहीं कहीं कुछ करते रहें। अब वो भी स्थिति नहीं है। भारत ने अपनी सीमाएं बड़ी दुरुस्त कर ली हैं। जो आता है बेचारा भारत में तो मरता ही था, अब तो पाकिस्तान में भी मर जाता है। अब पता नहीं आरजू कुछ बताएंगे कि वो कौन है, अननोन गनमैन कौन है, वो पता नहीं, वो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो अब मुश्किल बढ़ गई। तो पाकिस्तान के लिए जो सीधा रास्ता है वो क्या है? अब जैसे ये कहा जाता है ना कि सेना वहां सब चलाती है। भाई सेना क्या चलाएगी? जब बिजनेस था, जब दुनिया भर से पैसे आ रहे थे, डॉलर आ रहे थे, जब आपको कुछ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कुछ इलाकों में था कि चलो, तब ना वो होगा। जब लंदन में और दुबई में फ्लैट खरीदने के पैसे ही नहीं होंगे, जब वो अर्निंग नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? मेरा ये मानना है पाकिस्तान कोलैप्स होने की तरफ बढ़ चला है। अगर उसको जरा सी भी समझदारी होगी, जब उसको हम कह रहे हैं, तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल हैं सब। ये भी एक थोड़ा सा कई बार हम लोग अतिरेक ये भी हो जाता है। पाकिस्तान में बड़ा वर्ग है, लेकिन वो करे क्या? वो बड़ी विचित्र स्थिति में है। तो मेरा ये मानना है कि इंटरनेशनल जो प्रेशर होगा वो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं वो बदलने पर मजबूर करेगा। जो अभी दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नवाज शरीफ के यहां ही गए थे ना भाई। वो तो कोई प्लान्ड विजिट थी नहीं, शेड्यूल्ड विजिट थी नहीं, फिर भी चले गए। कितने लोग भारत में मजाक बनाते हैं, अरे बिरयानी खाने चले गए। जो PM बेचारा पानी पी के रह जाता है, नींबू पानी पी के, उसको कह दिया बिरयानी खाने चले गए। वो गए थे रिश्ता बनाने। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए अब तय करना है कि उसको खत्म हो जाना है पूरी तरह से, या फिर कोई गुंजाइश वो अपना ये जो मुल्क है उसको बचा के रखेगा। बुनियाद बिल्कुल बेकार है, बुनियाद ठीक नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस्लामिक बुनियाद पर इस उपमहाद्वीप में कोई देश ठीक नहीं रहेगा। अफगानिस्तान भी उसका एक उदाहरण है, पाकिस्तान एक उदाहरण है, और पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश बना, वो भी एक उदाहरण है। देखिए ठीक कब चला? जब शेख हसीना के पास था, जब रेडिकल इस्लामिस्ट के पास गया, तो उसका हाल आप देख ही रहे। और वो भी अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत प्रेशर में है। यूनुस गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं।
बिल्कुल, जो बुनियाद है, बुनियाद ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इस बुनियाद पे इमारत खड़ी हो नहीं सकती। आरजू, आपके लिए कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन बीच में पहले मैं आरती से बात कर लूँ, फिर मैं आपके पास आऊँगा। आरती टिक्कू सिंह, आपने सुना हमारे बाकी मेहमानों का, और प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट को आपने सुना। उस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डोनाल्ड ट्रंप ने एंडोर्स भी किया है। तो आपको लगता है कि ये सारी बातें जो पाकिस्तान के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने में एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है, पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ सकता है? देखिए लक्ष्मण, मुझे लगता है एक तो पहली बात ये कि आपके पैनल पे लगभग पूरी सहमति है आज पाकिस्तान को लेकर, तो बेवकूफी होगा नहीं, जो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया भी जो है मोदी के इन बयानों को सहमति दे रहे थे। तो जब पाकिस्तान की मीडिया खुद ही, जो कहा जाता है कि सरकार के कंट्रोल में है, वो खुद सहमत है इन सारी चीज़ों से, तो असहमति की गुंजाइश होती नहीं है। लेकिन अब यह है कि रास्ता सहमति से बनेगा कहाँ? बिल्कुल। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा कोई दबाव डालेगा या डाल चुका है पिछले 75 साल में, वो पाकिस्तान आर्मी है। और पाकिस्तान आर्मी के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये मर्सनरी आर्मी है। जहां पे भी ज्यादा कोई भी ऑफर करेगा, ये उस तरफ भागेंगे और उस तरफ ये अपनी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो है, मुझे जो लगता है कि खैर वो प्रधानमंत्री नहीं कह सकते या किसी कई लोग नहीं कह सकते हैं जो कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान आर्मी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उनकी पूरी एग्जिस्टेंस, चाहे हुसैन हक्कानी का ये फेमस स्टेटमेंट कि ये एक ऐसी आर्मी है जिनके पास एक पूरा मुल्क है, ये मुल्क नहीं जिनके पास आर्मी, ये ये इस स्टेटमेंट की जो वजन है वो इसी बात से आता है कि ये एक ऐसी आर्मी है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और मैं ये आपके दर्शकों के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में नहीं बैठा है, ये पूरे विश्व में इंटरकॉन्टिनेंटल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिनका सारा जो मुनाफा है वो सिर्फ युद्ध से आता है, जो कॉन्फ्लिक्ट से आता है, विनाश से आता है, लोगों को मार के आता है। और इसमें पाकिस्तान आर्मी का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। जियाउल हक के टाइम से खासकर ये बहुत बड़ा एक एंटिटी बन चुकी है। इनका फाइनेंशियल कंट्रोल जो है, इकोनॉमिक कंट्रोल जो है पाकिस्तान में, सबको मालूम है कि बिजनेस जो है पाकिस्तान आर्मी ही चलाती है। सिविलियन कंट्रोल तो वैसे ही उनके पास था, मीडिया कंट्रोल वैसे ही था, लेकिन सारी जो इकोनॉमी भी है वो उनके हाथ में है। और उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एज एन एंटिटी सरवाइव करे। अगर आप देखें विश्व में जितने फेजेस आए, जितना कोल्ड वॉर भी हुआ, कोल्ड वॉर से पहले भी जो सिचुएशन थी और कोल्ड वॉर के बाद भी जो सिचुएशन थी, उसमें पाकिस्तान आर्मी ने बार बार अपने आप को रीइन्वेंट करके अपने आप को बेचा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वो मर्सनरी आर्मी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी आज इतनी कमजोर हो चुकी है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, या कि पाकिस्तान आर्मी पे इतना दबाव आ जाएगा कि वो विलिंगली पाकिस्तान के टुकड़े होने देंगे? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान आर्मी को हमें उतना अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने चीन के साथ भी उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज किया, सीपेक का भी हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने चीन को भी बेवकूफ बनाया। अब वो कितने बेवकूफ बने वो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या दुनिया, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, क्या जो सुपर पावर्स है, क्या वो इस कगार पे पहुंच चुके हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी को ही उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उसी को खत्म कर दे। 1971 में हमने देखा कि पाकिस्तान आर्मी अल्टीमेटली उन्होंने अपने ही लोग का जेनोसाइड किया बांग्लादेश में। क्या उस तरह का सिविल वॉर की सिचुएशन उभर सकती है पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान की आर्मी की एग्जिस्टेंस को खतरा हो? तो मुझे लगता है बहुत सारे
सवाल कॉम्प्लिकेटेड है ये, इस इश्यूज पे है। डोनाल्ड ऐसा ट्रम्प जो करते आए हैं थे, आरती में, एक हाँ, पॉइंट, आरती में ऐसा करता हूँ, एक आरजू पॉइंट, आरजू से इस पे मैं एक, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, एक पॉइंट बोलिए। एक पॉइंट। डोनाल्ड ट्रम्प, प्रेसिडेंट हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प जो आए थे एक बहुत बड़े मुद्दे पे कि वो पीस के मैसेंजर है, और उन्होंने इनफैक्ट मैंने खुद उनकी इसी बात पे तारीफ की है कि वो पीस की बात कर रहे थे। यूक्रेन में पीस चाहिए, गाजा में पीस चाहिए, लेकिन अब उन्होंने यमन का एक नया फ्रंट खोला है। और अगर पाकिस्तान में भी कोई सिविल वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, या साउथ एशिया या एशियन रीजन में वॉर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी, मैं कहूंगी, उसी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को आगे बढ़ावा देंगे जो पिछले 75 साल से चल रहा है। बिल्कुल, जो 75 साल से चल रहा है उसी को बढ़ावा देंगे। इस पे शुभांकर भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है शुभांकर संक्षिप्त में अपनी बात रखे, फिर मैं आरजू के पास जाऊंगा। नहीं, मैं आरटीजी की बात के कंटिन्यूएशन में सिर्फ 2-3 चीजें बताना चाहता था। पहला ये कि न्यूक्लियर वेपन जरूर पाकिस्तान के पास है, बट ये कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्री का डिसइंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। यूएसएसआर का एग्जांपल हमारे पास है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वेपन्स पूरी दुनिया और दुनिया के जो कुछ हमारे सो कॉल्ड मुखिया हैं वो इसको आराम से टेररिस्ट एलिमेंट्स के पास जाने देंगे। मैं निश्चिंत हूं इस चीज पे कि अगर पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है तो न्यूक्लियर वेपन सेफ रहेंगे, और उनका इस्तेमाल खैर इन कामों के लिए नहीं हो पाएगा। आरजू ने बहुत अच्छे से पाकिस्तान आर्मी का इंटरेस्ट पाकिस्तान में समझाया है, और जो आरजू जी ने बोला कि कुछ हलकों ने आज ये बताया कि वो शांति चाहते हैं। क्या ये शांति सिर्फ इसलिए है कि सीपैक पूरा खतरे में है? और सीपैक के खतरे में होने का मतलब कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसका जो आमदनी का अगले कई 100 सालों का बंदोबस्त था वो बंदोबस्त खतरे में है। क्या उनको अब ये डर सता रहा है कि जो अभी आरती जी ने बोला कि किसी तरीके से अगर पाकिस्तानी आर्मी फिर से जिनोसाइड की तरफ जा रही है तो ये पंजाबी वर्सेस सिंधी, पंजाबी वर्सेस बलूच, पंजाबी वर्सेस पख्तून का मुद्दा तो ना बने? जिस तरीके से आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीजें चल रही हैं, बलूचिस्तान में ऐसा चल करते हैं रही हैं। शुभांकर के, एक बार आरजू से कुछ कई सारे सवाल जा रहे हैं, सारे सवाल उन्हीं की तरफ इशारे कर रहे हैं, तो उनसे पहले कुछ पे रिएक्शन लेते फिर बाकी आऊँगा। आरजू, मेरा सवाल तो सबसे पहला यही होगा, क्या पाकिस्तान की आर्मी वहाँ पे अब दिनों दिन कमज़ोर होती जा रही है? क्या स्थिति ये हो सकती है गृह युद्ध जैसे हालात बन जाए और आवाम का दबाव नहीं पड़ता है क्या सरकार के ऊपर, क्योंकि आप खुद मानती है आवाम भी अब वहाँ पे अमन चैन चाहती है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि आपने आज मुझे अकेली को किस लिए बुलाया है, ताकि मुझे भी कोई उठा के ले जाए यहाँ पे फौज? क्या चाह रहे हैं आप नहीं लोग? नहीं नहीं, लेकिन नहीं, नहीं, हमने पाकिस्तान, हमने आपके सरजमीन से, आपके देश से एक और पत्रकार को बुलाया है, लेकिन अभी तक वो जुड़े नहीं है। लगता है हम लोग की चर्चा वो कहीं बैठ के सुन रहे हैं और जुड़ना चाहते नहीं हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल, अगर पहले सबसे पहले जो बात हो रही थी कि रिलीजन आगे रखा जाता है, तो पाकिस्तान बना ही रिलीजन के नाम पर है। तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि जो कंट्री रिलीजन के नाम पर बनी है वो रिलीजन को आगे नहीं रखेगी? वैसे तो खैर मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यही होता है। दूसरी बात, कई चीजों में कहा गया जो कि ये भी कि जी यहाँ पर जो है वो जो उन्होंने कहा कि जी ये जो नामालूम है, यानी कि जो अननोन गनमैन आते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर एक मूवी बनी थी 2-3 साल पहले, और उसका नाम था ये जो नामालूम है वो हमें मालूम है। तो अब पाकिस्तान में लोग इतने बोल्ड हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि अब हमारे जैसे लोग हैं जो हम बात करते हैं और साफ गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। तो यहाँ की जो आम जनता है, मैं सबको तो नहीं कहूंगी, तमाम पब्लिक को, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो हरगिज भारत के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा जंग या एयर स्ट्राइक कुछ भी नहीं चाहती। वो चाहते हैं कि अमन से रहे। लेकिन क्या किया जाए, कुछ लोगों का बिजनेस है, कुछ लोगों का कारोबार चलता है इससे कि अगर हम कश्मीर कश्मीर करते रहें, हम इसी तरह से कुछ ना कुछ टेंशन बना के रखें, लेकिन इसमें हरगिज हमारे वो आम सिपाही शामिल नहीं है जो कि बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो जाने देते हैं। मैं बात कर रही हूं जो ऊपर के लेवल पे, कई लोगों के नाम भी आप लोग जानते हैं और उनका ये भी पता है कि जब वो रिटायर हो जाते हैं
तो वो कहाँ कहाँ जाकर और अपने अपार्टमेंट्स और क्या कुछ खरीदते हैं, तो उनका भी है। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है। लोग अब चाहे इमरान खान को कहें कि जी उनकी वजह से हुई, हालांकि इमरान खान से पहले ही सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है और लोग बढ़कर बात करने लगे हैं। लोग अब कहते हैं कि जी जो आपका काम है आप वो कीजिए, आप हरगिज ना तो फॉरेन पॉलिसी बनाइए, ना गवर्नमेंट लाइए ले जाइए, और ना ही इकॉनमी में देखिए। लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट स्टेप है जो मुझे नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट भी या कोई पॉलिटिकल पार्टी भी करने को तैयार है। ये लोग आकर यही चाहते हैं कि किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे या एजेंसी फौज इनको ले आए और काम आरजू करें। काजमी जी, आरजू काजमी जी, मुझे पता होता कि आपके कहने के बाद ही आपके पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे, तो पहले ही आपसे कहता कि आप खुद ही गुजारिश कर लीजिए। लेकिन आपने जैसे ही कहा, हमारे पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं डॉक्टर हामिद साहब, वो जुड़ चुके हैं और हमारे साथ अभी कनेक्ट हो चुके हैं। हामिद साहब, आपसे पहले हम लोग पिछले 10 मिनट से चर्चा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पॉडकास्ट में जो बातें कही हैं उसमें ख़ास तौर से पाकिस्तान को लेकर साफ कहा कि जब जब पाकिस्तान के साथ हमने अमन का पैगाम दिया, हमें धोखा वहाँ मिला है और अब वहाँ के आवाम भी शायद चाहती है कि वहाँ पे अमन चैन कायम हो। तो हम लोग सब लोग इस बात पर एकमत थे कि पाकिस्तान की अधिकांश जनता चाहती है कि वहाँ पे अमन कायम हो, लेकिन कुछ वहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहता है या फिर अमन नहीं चाहता है। तो आपने इस पॉडकास्ट को सुना होगा, खासतौर से पाकिस्तान वाले हिस्से को लेकर के, आपका क्या रिएक्शन इस पे? बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जनता जो है वो दोनों तरफ की जो है ना वो अमन चाहती है, ये बात नहीं है। मैं खुद इंडिया आया 2006-7 में, मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। तो जो दोनों तरफ की जनता है उसका इशू नहीं होता। और बिल्कुल नेता जो होते हैं, जो लीडरशिप है उसके अंदर बहरहाल बिल्कुल दोनों तरफ से एफर्ट होनी चाहिए। अगर एक को हम ब्लेम करेंगे तो इससे काम नहीं बनेगा। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया के माबैन जितने भी इश्यूज हैं उनको हल करना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी कश्मीर को अब मुद्दा नहीं मानते, जो यूनाइटेड नेशन ने भी मान लिया, पूरी दुनिया ने माना कि जी कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर वॉर का फ्लैशिंग पॉइंट है। अब कश्मीर का मुद्दा अगर मोदी जी ना माने और उसके बाद कहें कि जी पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात हो, तो पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा जो है वो कश्मीरियों की विल के मुताबिक जो यूनाइटेड नेशन में नेहरू जी ने प्रॉमिस किया, जो यूनाइटेड नेशन की 8 रेजोल्यूशंस हैं कि कश्मीर में प्लेबेसाइट होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल डॉक्टर हामिद साहब, 1 मिनट यहीं पर रुकूंगा। उस कश्मीर वाले मुद्दे पर जो आपने यूएन का हवाला दिया, अच्छा, नहीं, आप ही के पास आ रहा हूँ। आप जो यूएन की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप शिमला समझौते की बात करिए, उसको आप क्यों भूल जाते हैं? यूएन में जो रिजोल्यूशन हुआ उसके बाद शिमला समझौता, इस पर आपने दस्तखत किए थे। हाँ, जो आपसे मुद्दे सुलझाएंगे इस मुद्दे को। शिमला समझौता भी ये कहता है कि कश्मीर का मसला जो है वो बाईलैटरल से ट्राईलैटरल हो गया है, यानी 3 उसमें फरीक हैं। शिमला मुआहिदा भी यही कहता है कि इट मस्ट बी रिजॉल्व विद द विल ऑफ द पीपल। अच्छा, एक चीज। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं लक्ष्मण जी कि बिल्कुल कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, जो ये चाहते हैं कि एक तरह से टेंशन खड़ी रहे, एक तरह से हालात में जो है वो इश्यू खड़े रहें। लेकिन उसके लिए आज वक्त आ गया है। आपके साथ इतने माशाल्लाह वो सीनियर हमारे आपके डिप्लोमेट बैठे हुए हैं सर, उनके साथ बड़ा मैं ये समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर हम जो लोग हैं थिंक टैंक के हिसाब से काम करें और ये कोशिश करें कि दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट्स हैं, जो दोनों मुल्क की जो मैं समझता हूँ जो स्टेक होल्डर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनको हम ये पैगाम दें कि लेट्स टॉक एंड रिजॉल्व द इश्यूज। और इश्यू को अगर हम मेरिट पे हल कर लें, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा कश्मीर के अलावा कुछ नहीं है। एक बात तो ये है। अच्छा, उसके अंदर है या पाकिस्तान का है, मैं तो ये कहता हूं कि लेट द पीपल डिसाइड एंड दैट्स इट। तीसरी बात ये है कि आज उन्होंने मोदी जी ने चाइना के बारे में भी कहा और दूसरे के बारे में भी कहा। हमें इंडिया की प्रोग्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया जितना तरक्की करता है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश होंगे। लेकिन हमारा नेबर जो है, अगर हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा, अगर हमारे बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट होगी, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम अपनी उस सिक्योरिटी थ्रेट को काउंटर करें और
और रिटेलिएशन के लिए तैयार रहें। आज जो वक्त है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये करें कि हम सार्क बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, सार्क के ऊपर कोशिश थी कि हम इसको आगे बढ़ाते, लेकिन बदकिस्मती से सार्क जैसा देखिए प्लेटफॉर्म डॉक्टर हामिद साहब, डॉक्टर हामिद साहब, ये मुझे लगता है कि आप बात तो लॉजिक सही दे रहे हैं, लेकिन उस लॉजिक के बाद जिस कंक्लूजन में पहुंच रहे हैं वो गलत है। आप कह रहे हैं कि आवाम की बात करनी चाहिए, आवाम की बात करिए, लेकिन आप आवाम की बात कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि आपकी मजबूरी हो, चूंकि पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे लॉजिक है। एक शुभांकर कुछ आपको जवाब देना। शुभांकर मेरे पैनलिस्ट हैं, शुभांकर मिश्रा, वो राजनीतिक विश्लेषक, वो कुछ जवाब देना चाहते हैं। शुभांकर अब आपसे गुजारिश है कि कम से कम रमजान के पाक महीने में तो झूठ ना बोलें। 71 का शिमला समझौता कश्मीर को एक बायलैटरल इशू बनाता है, ट्राइलैटरल नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, यूएन के जिस आप डिसीजन की बात कर रहे हैं 1948 का, उसमें पाकिस्तान को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को सबसे पहले खाली करना था। वो तो आज तक आपने किया नहीं, उसके बाद 3 लड़ाइयां हो गई। तो जनाब आपके पास, मुझे पता है आपको एक दी हुई स्क्रिप्ट मिली हुई है, आप उससे डिबेट कर नहीं सकते, चाहे आपके मन में जो भी हो, और आपकी हंसी जाहिर कर रही है। मैं पूरी दुनिया में देखें पूरी दुनिया में मैं बात करता हूँ। रमजान में कृपया झूठ ना बोले, अच्छा नहीं लगता। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखें, कश्मीरी खुद अगर आजादी की जंग लड़ रहे हैं, अगर कश्मीरी 70,000 से ज्यादा कश्मीरी नहीं, जब तक कश्मीर ये कश्मीरियों के नाम पे बताएं, कश्मीर में कौन जंग लड़ रहा है सिवाय आपके नाम मत लीजिए आप, यहाँ कश्मीरी बैठे हैं। देखिए, एक मुद्दा है जिसको आज भी नहीं, आप कश्मीरियों के बिहाफ पे मत बोलिए, आप कश्मीरियों के बिहाफ पे ना बोले। बिहाफ पे इसलिए बोल रहा हूँ, मैं रहती हूँ, मेरा भी कश्मीर से नहीं, आप कश्मीरियों के बिहाफ पे मत बोलिए। पिछले 5 साल से अगर आपने कश्मीर को फॉलो किया है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, अगर आपने फॉलो किया है, कश्मीरियों ने आपको लगातार पाकिस्तान को रिजेक्ट किया। 1947 में रिजेक्ट किया, 65 में रिजेक्ट किया, 71 में रिजेक्ट किया, 2019 में आखिरी बार उन्होंने आपको रिजेक्ट किया जब भारत सरकार ने 370 रिवोक किया। उस वक्त कोई कश्मीरी आपके लिए बाहर नहीं निकला। इसलिए जरा आप रियलिटी चेक। और दूसरी बात, अगर कोई कश्मीरी अगर कोई कश्मीरी जो इस वक्त परेशान डॉक्टर हामिद साहब, मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ डॉक्टर हामिद साहब, मैं एक सवाल पूछ लूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके कश्मीर की बात आपने की, आरती टिक्को सिंह कश्मीर की हैं, कश्मीर पर काफ़ी रिसर्च किया, उन्होंने आपको बता दिया। मेरा सवाल ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा, ऐसा है क्या? कश्मीर का मुद्दा सुलझाइए, बातचीत से सुलझाइए, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से कहा कि हम अमन का पैगाम लेके गए थे, पीठ में आपने छुरा भोंक दिया। तो ये तो बिल्कुल साफ फैक्ट है ना, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं। जी लक्ष्मण, बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आतंकवाद को समझना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ अगर बलूचिस्तान में आतंकवाद इंडिया कर रहा है, कुलभूषण यादव उसकी मिसाल है। कोई प्रूफ नहीं आपके पास? आरजू काजमी जी आपके साथ बैठी हुई हैं, आप पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जी, बलूचिस्तान में आतंकवाद कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, भारत इन्वॉल्व है उसमें, बड़ा क्लियरली इन्वॉल्व है। ये बिल्कुल पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। आतंकवाद के ऊपर दोनों मुल्कों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। आतंकवाद भी ऐसा ही बायलैटरल इशू है कि उसके ऊपर दोनों को एक दूसरे के साथ खुलकर, क्लैरिटी के साथ, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ वादा करना होगा कि दोनों एक दूसरे के मुल्क के अंदर मुदाखलत ना करें। अगर कश्मीर की आजादी कश्मीरी लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान उसमें आतंकवाद नहीं कर रहा, ये आपको समझना पड़ेगा। वो लोकल फ्रीडम फाइटर्स हैं फॉर द लास्ट 70 ईयर्स। अगर हम बलूचिस्तान में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हमारे पास एविडेंस है। बलूचिस्तान का आपने कहा कि वोरा साहब बहुत ही सीनियर डिप्लोमेट हैं, वो भी आपकी बातों पर हंस रहे। वोरा साहब, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप?
जी जी। किसके बारे में, जो ये कह रहे हैं? आप ही जवाब दिए। डॉक्टर हामिद साहब को बड़ा सम्मान करते हैं। सर, इन्होंने शायद यूएन रेजोल्यूशंस नहीं पढ़े जो हमारे सहयोगी ने बताया था। पहले आप जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां से बाहर निकले, फिर भारत मिनिमम। सर लेट मी स्पीक, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, थोड़ी तहजीब सीख लीजिएगा। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मिनिमम फोर्सेस वहां रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद रेफरेंस टू द पीपल। ये तीन चीजें जब आपने पहला ही सीक्वेंस उसका नहीं फॉलो किया, भूल जाइए। दूसरी चीज सर, कश्मीर आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। दो देशों के बीच में संबंध एक मुद्दे पर कभी नहीं होने चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में सर 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूँ। इथियोपिया एरिट्रिया के बीच में देख, ये हमको दे दो, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में बोले भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो छोटी सी जमीन के ऊपर। मैंने ये देखा है सर जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, क्यों झगड़ा कर रहे हो ये, अरे भाई छोड़ दो, ये छोटी सी जमीन है। मैंने ये देखा है लिबिया, चार्ट प्लेसेस वेयर आई हैव सर्वड। जब आपका ऑब्सेशन हो जाता है आप आगे सोच नहीं सकते। सर इलाज कराइए अपने दिमाग का, आपको पता लगेगा कि ओसीडी क्या होता है। लीव इट असाइड। कितनी सारी जजमी कंपनी। ओरा साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वो भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि दुबई से लेते हैं, आप ज्यादा पैसे देते हैं भाई, भेजा फ्राई है आपका। ओरा साहब एक मिनट, हर्ष जी को सुन लेते हैं, वो भी डॉक्टर हामिद साहब को कुछ जवाब देना चाह रहे थे। हाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है आपने कहा ना तो सचमुच हामिद जी सुन रहे थे, उनको लगा कि डिबेट में कुछ वो मिर्च मसाला नहीं हो रहा है, तो उनको लगा कुछ तो करते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक दो बातें कह दूं। पहली बात तो ये कि भारत में जो अभी कुछ है ना, जिसको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पूछा था ना हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से, तो उन्होंने 4 स्टेप बताए थे, चौथा वाला बाकी है, वो भी हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। और 11 सितंबर 2019 श्रीनगर के राजभवन में तब के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमसे ही कहा था, हम 5-6 जर्नलिस्ट का प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था 370 खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा कि हमने कहा क्या होगा, झगड़ा होगा, अटैक होगा, उनका कुछ नहीं होगा। मोदी साहब ने साफ साफ कहा है हमारा कश्मीर ऐसा चमकना चाहिए कि वहां के लोग गेट खोल कर कहें कि बहुत हो गई ये गुर्बत में, ये जाहिलियत में, ये तंगहाली में, ये बदहाली में, कब तक रहेंगे। ये सिर्फ टेररिस्ट लॉन्च पैड बना के रख दिया है, हमें तमाशा करके रखा हुआ है। और उसके बाद डॉक्टर हामिद साहब, डॉक्टर हामिद साहब, सोचना ये है कि संक्षिप्त में बचेंगे कौन से, बाकी टीवी में मसाला करने के लिए आप कुछ और भी बोल सकते हैं। डॉक्टर हामिद साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर आरजू काजमी के पास। मेरा सादा सा जवाब है कि अब मेरी बड़ी डिजायर है कि मोदी साहब ये ऐलान करें कि मैं कश्मीर में 7 लाख फौज को निकाल रहा हूं। मैं कश्मीर में जो लोगों के पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पाबंदी है वो खत्म कर रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला और गिलानी साहब और सबकी जमातों को आपने पाबंद किया, सैंक्शंस लगाई। उसके बाद मेरा एक छोटा सा मुतालबा है कि कोशिश करें कि दिल्ली से या एमनेस्टी इंटरनेशनल या दूसरे जर्नलिस्ट जो हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, गार्डियन या दूसरे, उनको आने की इजाजत दे दें, अभी तक नहीं देते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने ये भी बात जोड़ दीजिए, करवाया आपने कश्मीर में इलेक्शन करवाया, आपने डिलिमिटेशन करवाई, उस सब के बावजूद आपके मोदी सरकार बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकी। आपकी गवर्नमेंट कश्मीर में इलेक्शन हार गई। नहीं हेलो एक मिनट, यही तो हमारे लोकतंत्र की डॉक्टर हामिद साहब खासियत है कि इलेक्शन करवाया, जो सरकार आई वो सरकार बखूबी काम कर रही है, केंद्र सरकार के साथ मिलकर करें, यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमें एक छोटा सा ब्रेक पे जाना होगा डॉक्टर हामिद साहब, ब्रेक पे आता हूं तो फिर आपकी बात पूरी करने का मौका दूंगा आपको। छोटे से ब्रेक पे जाता हूं, फिर लौटता हूं, जल्द कहीं जाइएगा नहीं। Just close the doors and you're in a world of your own. Travel is not just about the destination, it's also about how you get there. Fly Emirates, fly better. वाओ, जियो BP में इंटरनेशनल क्वालिटी पेट्रोल सबके लिए एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। यो
लर्निंग का एक नया एक्साइटिंग चैप्टर शुरू होने वाला है। CNBC आवाज लेकर आ रहा है मार्केट गुरुकुल सीजन 2, जिसमें होगा एडवांस करिकुलम। इस वेबिनार में हमारी मार्केट एक्सपर्ट्स की टीम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेगी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। और यही नहीं, मार्केट वेटरन्स आपके साथ शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो आप भी हिस्सा बनिए इस एक्साइटिंग लर्निंग जर्नी का। इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 22 और 23 मार्च को होने वाले इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हमारे साथ जुड़िए। नदी के फ्लो के अगेंस्ट पैडल करना मुश्किल है ब्रो, लेकिन फ्लो के साथ पैडल करना आसान है क्योंकि मोमेंटम आपका साथ देती है। और अगर आपकी नाव बड़ी है तो मोमेंटम का साथ और भी जरूरी है। जैसे फ्लो के साथ पैडल करना आसान है, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी फ्लो के साथ रहना फायदेमंद है। पेश है सैमको लार्ज कैप फंड जो मोमेंटम स्ट्रेटजी से बना है ताकि आप फ्लो के साथ वेल्थ क्रिएट कर सकें। निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Rajnigandha Wires and Cables, connecting people to power. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट पर एक खास चर्चा, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान, यूएस और चीन का जिक्र किया है। हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान को लेकर चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर हामिद साहब, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर हामिद साहब, आपके पास आऊँगा, लेकिन एक आपके ही पत्रकार हैं पाकिस्तान के, आरजू काजमी जी जुड़ी हुई हैं। आरजू जी, आपने सुना डॉक्टर हामिद साहब को, ये जो बातें कह रहे हैं और जो आप बातें कह रही थी, दोनों में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। असलियत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि पता नहीं हामिद साहब बिलीव करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है पिछले जन्म में हामिद साहब हलवाई रहे होंगे। जलेबी बहुत अच्छी बनाते हैं और वो जलेबी मैं नहीं बना पाती, लेकिन क्योंकि मुझे सीधी बात करने की आदत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि किसी दूसरी कंट्री में अगर गड़बड़ मचे और कोई गलत करे तो वो से हम कह देते हैं फ्रीडम फाइटर है, और वही काम अगर हमारे यहाँ शुरू हो जाए तो वो टेररिस्ट कहलाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज़ का पता ही नहीं है, हमारी बलूचिस्तान के लिए क्या पॉलिसी है, हमारी कश्मीर के लिए क्या पॉलिसी है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहे हैं। 77 ईयर्स हो गए हमें भारत से लड़ते हुए। ये बता दीजिए आज हमारी क्या हालत है और भारत कहाँ पर है। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि मैं कोई भारत की साइड ले रही हूँ, मैं एक फैक्ट बता रही हूँ। उस वक्त भारत की इकोनॉमी को देख लीजिए, फॉरेन पॉलिसी को देख लीजिए और हमारी देख लीजिए। कितने ही इंपॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स होती हैं जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया तक नहीं जाता। और अब तो शायद हमें बुरा लगना या शर्म आना भी खत्म हो गया है, क्योंकि 2-4 बार हो तो इंसान को शर्म आती भी है, फिर शायद उसको आदत हो जाती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पाकिस्तान के पत्रकार कह रही हैं डॉक्टर हामिद साहब। देखिए, मैं ना आरजू जी का बड़ा एहतराम करता हूँ। उनका एक अपना एक वे ऑफ थॉट है, उनका एक अपनी अंदाज है। शायद वो इसमें आपके लिए फेवरेट हो जाती हैं, आपके लिए वो बड़ा, आपको बड़ा अच्छा फेवरेट तो आप ही हैं। आप भी आप आए लेट से अलग बात है, फेवरेट तो आप भी हैं हमारे। इनके साथ ना तो कोई बहस करूंगा, ना ही मैं इनकी किसी बात का जवाब दूंगा। मैं इखलाकी तौर पे समझता हूँ कि वो मेरी बहन है, मेरे लिए, मेरे मुल्क की हैं, तो उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी बात है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी हकीकत पे है। हकीकत ये है कि दोनों मुल्कों को अपने मुद्दे हल करने होंगे। भारत की तरफ से भी आतंकवाद होता है, पाकिस्तान में खाली बलोचिस्तान में नहीं होता, KPK में भी होता है, कराची में भी होता है, पंजाब में भी होता है। बदकिस्मती ये है कि रॉ तो प्रूव हो गया, अमेरिका ने कह दिया, कनाडा ने कह दिया, चाइना ने कह दिया, दुबई की इवन सरकार के पास एविडेंस है कि रॉ किस तरह बाकी मुल्कों से वहां से ऑपरेट कर रही है। तो ये ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको गार्डियन की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, मैं आपको टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर रहा हूं। मैं अपने पाकिस्तान से हट के ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बता रहा हूं कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मोदी सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा है। रॉ की टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से खुद मोदी सरकार को वॉर क्राइम्स का सामना करना पड़ सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ सकता है। ये वो हकीकत है जिसको मोदी सरकार को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान टेररिज्म का विक्टिम है। पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की जान गई है टेररिज्म की वजह से। हमारे 12,000 सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं, 80,000 लोग शहीद हुए हैं। हमने सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल, जो आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल हुआ है, उसके अंदर सबसे बड़ा असर पाकिस्तान में टेररिज्म का है। पाकिस्तान टेररिज्म का शिकार है। पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म व्हाइल इंडिया इज हार्बरिंग द टेररिज्म। इंडिया इज कहते हैं ना वो डॉक्टर हामिद साहब, आप पता नहीं किस चीज का रेफरेंस दे रहे हैं। मैं आपके
सामने रखता हूं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वो भारत नहीं तैयार करता। डॉक्टर हामिद साहब, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो भारत तैयार नहीं करता। आप उसकी रिपोर्ट पढ़िए जो साफ तौर से कहता है कि पाकिस्तान में कितने आतंकी संगठन हैं, किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स साफ तौर से कहता है भारत का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। इंडिपेंडेंट इंडेक्स है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। इसे हम लोग को बिल्कुल हाँ, लेकिन आप फैक्ट को आप टॉर्चर करके अपने हिसाब से निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आरजू काजमी जी का जो कहना था उसको आप सकारात्मक तौर से देखिए। नहीं कनाडा में कहा वो नहीं मतलब मैं फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आरजू काजमी जी ने साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान को आर्थिक तरक्की पे आगे बढ़ना चाहिए। लोगों को शर्म आना तक बंद हो गया पाकिस्तान के लोगों को, जिस तरह से बेइज्जती यहाँ पे हो रही है। क्या आपको शर्म नहीं आती उसमें, ये सुन के कि पाकिस्तान के पत्रकार ये हकीकत में जहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलती है वो भी पाकिस्तान का अपना किरदार अदा करता है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान में अभी पिछले दिनों शंघाई की कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले जिसमें आपके वो फॉरेन मिनिस्टर भी आए। पाकिस्तान की ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान को लेट डाउन करके आपको कोई फायदा नहीं है। हम सारे वो अच्छे होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप अच्छा हमसाया बने। आप फैक्ट से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट हुआ, सुनिए मैं आपको फैक्ट रखता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का पॉडकास्ट हुआ। ट्रंप ने उस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख के एंडोर्स किया। चीन ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की बातों का स्वागत करते हैं, हम लोग रिश्ते बेहतर करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान ने क्या कहा? आप देखिए पाकिस्तान की तरफ से उल्टे बयान दे रहे हैं कि नहीं जी पहले ये सुलझाओ, नहीं तो हम आतंकवादी गतिविधि जारी रखेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं होता। आप लोग रखने का नहीं कहा। पाकिस्तान ने सिर्फ दो बातें, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर हाँ और आप टेररिज्म ना करें, दो चीजें। हमारे यहाँ आतंकवाद ना करें, कश्मीर का मुद्दा, बस और कोई बात नहीं। हमें आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं टेररिज्म से आपको कितना नुकसान हो रहा है। नहीं शाइनिंग आप भी साइन करिए ना। पड़ोसी मुल्क गरीब रहेगा, पड़ोसी मुल्क में टेंशन रहेगा तो हम लोग के लिए भी चिंता की बात है ना। हम लोग तो चाहते हैं हर कोई फले फूले आगे बढ़े। शुभंकर संक्षिप्त बात है कि फिर हम लोग यूएस और चाइना पे जाएंगे। शुभंकर, मैं जरा हामिद साहब से दो तीन चीजें क्लियर करना चाह रहा था। हामिद साहब की जो ये कपड़े देखने की आदत है, जिसमें उनको दिख रहा है कि कश्मीर में जो उनके हिसाब से अगर वो कहते हैं कि ये जनता का अपना मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट, जिस भी मूवमेंट की वो बात कर रहे थे भाई साहब, वो खत्म हो चुका है। हाँ, बलूचिस्तान में वो जनता का मूवमेंट चल रहा है। तो अगर वो टेररिज्म कश्मीर में है तो टेररिज्म बलूचिस्तान में है। अगर वो पब्लिक मूवमेंट है बलूचिस्तान में तो पब्लिक मूवमेंट जम्मू कश्मीर में है। कम से कम दोनों तरफ तराजू बराबर रखिए। दूसरी चीज, कश्मीर का आप हल चाहते हैं, मैं आपको 2 मिनट हामिद साहब सुनने का मुद्दा रखें। बहुत अच्छी बात, सुनने का मुद्दा रखें जनाब। कश्मीर का आप हल चाहते हैं, क्या हल चाहते हैं आप? हिंदुस्तान कश्मीर को खाली कर दे, आप आके वहां बैठ जाए, आपके हिसाब से यही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं। और कश्मीर का हल आप कहां से, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं जिसमें से आपने एक बहुत बड़ा चंक उठा के चाइना को हैंड ओवर कर दिया है, आपके भूते में है कि वो चाइना से आप वापस बिल्कुल भी नहीं। देखें डॉक्टर हामिद साहब संक्षिप्त में जवाब दीजिए, फिर हम लोग अगले एस्पेक्ट पे जाएंगे। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर हामिद साहब संक्षिप्त में जवाब। शुभंकर एक मिनट डॉक्टर हामिद को सुन लेते हैं। कोई तोलना नहीं है, कश्मीर और बलूचिस्तान की कोई तोलना नहीं है। उसकी वजह सुन ले मेरे से आप। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान इंटेग्रल पार्ट है पहले दिन से पाकिस्तान का। नहीं, पहले दिन से नहीं है। पता नहीं वो पहला दिन कब था, मुझे तो नहीं पता। चलिए ऐसा करते हैं, ये डिबेट ऐसा है जिसपे सबसे दुख की बात यह है कि पाकिस्तान इस चीज को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि यहाँ पे आतंकवाद है और उससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग उसी नरक भरी जिंदगी में रहना चाहते हैं, उसको कुछ किया नहीं जा सकता है। ऐसा करते हैं कि एक प्रधानमंत्री के पॉडकास्ट पे एक बड़ा महत्वपूर्ण, वोरा साहब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, वो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते को लेकर के। और अब तक ऐसा लग रहा था कि दोनों देश आमने सामने हो सकते हैं, टैरिफ और ये वो 50 चीजें चल रही थी। उन्होंने बड़ा बखूबी दिया कि जैसे राष्ट्रवाद के सिद्धांत पे डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, वैसे भारत राष्ट्रवाद के सिद्धांत पे चल रहे हैं। कहीं कोई अंतर्विरोध जैसी बात यहाँ पे है नहीं। तो इसके बाद, इस बयान के बाद आपको क्या लगता है कि चीजें और बेहतर होंगी यूएस के साथ भारत के रिश्ते में? सर, ये दो देशों के बीच में कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो ब्लो अप हो जाती हैं। जैसे टैरिफ के बारे में लोग बात करते हैं, ट्रेड वॉर कहते हैं। कोई वॉर नहीं हो रही सर, वो सिर्फ टैरिफ्स की बात कर रहे हैं जो कस्टम्स ड्यूटी होती है।
दूसरी डिपोर्टेशन किया इलीगल इमिग्रेंट, बहुत हो जाए उनके संबंध खत्म हो गए। नहीं, हमारी ब्रांड एक्विटी बहुत गहरी है। सर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो हाउडी मोदी का हुआ था टेक्सास में, आई वाज देयर सर, ह्यूस्टन में, वहां पर एयरपोर्ट पे जहाज पार्क करने की जगह नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट इतने जहाजों में अपने भर के भारतीय मूल के लोग यहाँ आए थे टू सेलिब्रेट दिस। और जो पीएम साहब ने साफ कहा है कि जब ट्रम्प शोड अप अनइनवाइटेड, और जब वहां पे आए तो बोलने लगे चलिए, पीएम साहब ने कहा चलिए हम थोड़ा घूमते हैं, हमारे समुदाय के लोग आए, ट्रम्प साहब ने अपनी सिक्योरिटी का आप साइड पे हो, वो घूमते गए। ये जो पर्सनल रैपोर्ट है इनके बीच में, ये जो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। आरती टेको सिंह, आप तो बहुत दिनों से लगता है कि ट्रम्प 2.0 वो के बाद से आप वॉशिंगटन में ही बैठी हुई हैं, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान को कैसे देखा जा रहा है यूएस में? और आपने देखा कि ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया पे भी इस पूरे पॉडकास्ट को डाला भी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो जरूर कर रहे हैं, और वो ऐसे राष्ट्रपति है कि वो अपनी बात या सीधी तरीके से मनवाते हैं या उल्टे तरीके से। लेकिन बहुत दुखद जो बात मुझे नजर आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी, जो कि मैंने शुरू में ही कहा था कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल के पार्ट है, और वो ट्रंप साहब को एक बहुत प्लेटर पे दे रहे हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए इतना मुनाफा दे रहे हैं कि जो यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है, जो डेट है, उसमें भरपाई करने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरह से जो है उनके लिए काम कर रहे हैं, ये कहूंगी मैं। और उस नजरिए से अगर देखा जाए तो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो तनाव होगा, जो पाकिस्तान के अंदर जो तनाव एक छोटा सवाल आरती, एक छोटा सवाल, जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, आपको लगता है कि ट्रंप का रडार कभी इधर भी घूमेगा पाकिस्तान की तरफ कि भैया हो गया बहुत, अब तुम आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करो? देखिए, पाकिस्तान, मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है बार बार अपने आप को रीइन्वेंट करती है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। हामिद सर ने बिल्कुल आपको सब्सटैंशिएट करके दिखाया कि जो मैं बोल रही थी वही पाकिस्तान आर्मी की मंशा है और थिंकिंग है। वो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो आतंकवाद को छोड़ नहीं सकते, वो इसी को अपनी एग्जिस्टेंशियल लाइन मानते हैं, और उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान में जिंदा रहेगा। जिस तरह का तनाव इंडिया पाकिस्तान में रहा है डॉक्टर हामिद साहब, थोड़ा सा संक्षिप्त में जवाब देना चाहेंगे आप? डॉक्टर हामिद साहब छोटा सा जवाब दीजिए, फिर हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाऊंगा। कि आप इस चीज से बाहर आई कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो पूरी दुनिया के लिए फ्लैशिंग पॉइंट है, पाकिस्तान के लिए ये कश्मीर से आगे डॉक्टर हामिद साहब कश्मीर से ऊपर उठना नहीं चाहते हैं। जो टेररिज्म है उस पे पाकिस्तान ने डोजियर, डॉक्टर हामिद साहब कश्मीर से ऊपर उठना चाहते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, बहुत देर से आप शांत हैं। इकोनॉमिकल टाइज हो, नहीं मुझे एक मिनट के साथ आपको ट्रांजिट में हर्षवर्धन जी, की बड़ी चिंता हो रही है, किए जाए। क्यों चिंता हो रही है? एक मिनट हामिद जी एक बार हर्ष को सुन लेते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये कुछ टाइम मशीन में फंसे हुए आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कहा कि वहाँ चुनाव हो नहीं रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब पार्टी नहीं बना पा रहे हैं, कोई पार्टी काम नहीं कर पा रही है। भैया कुछ थोड़ा सा इलाज कराइए हामिद मियाँ। फारूक अब्दुल्ला का ही बेटा है उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री है, और आप ये बड़ी अजीब सी बात कह गए। बात कर रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला, आप बड़ी अजीब सी बात, अब्दुल्ला की जो पार्टी है जो उस पे बैन लगाया, मैं इसीलिए कहता हूँ उमर अब्दुल्ला कोई पाकिस्तान के नेता थोड़ी ना, हमारे भारत के नेता हैं। कैसी बात है आप? वो कश्मीर के नेता हैं, भारत के नहीं है। और यहाँ बाकायदा नहीं अब फिर मैं कह रहा हूँ टाइम मशीन में आप फंसे हुए हैं, कश्मीर के आप फिर से फंस गए हैं। आपका रटाया, आप आईएसआई में कुछ दिन काम करिए, क्यों जल्दी खिंचवाते हो अपने नाम के आगे? अरे भाई हम 370 भी नहीं रहा, हमने वो भी हटा दिया। जो करना हो कर लो, जो हैसियत हो पाकिस्तान की कर ले, हटा दिया हमने। जो तमाशा अभी तक था वो भी हमने खत्म कर दिया। आप देखें ये जो अप्रोच है ना, यही आपकी गलत है। यही अप्रोच ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं आपको हम वो अप्रोच नहीं करेंगे सर, पाकिस्तान का हाल हमने देख लिया है। जो आपको हमारा वो अप्रोच हो ही नहीं सकता, हमारा वो अप्रोच हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को अगर अपना सच नहीं स्वीकारना है तो यकीन मानिए आप एक दिन किसी दिन जब वो खत्म हो रहा होगा, आपने कहा कि हम तो खुद विक्टिम है। अरे भैया सुसाइड बॉम्बर विक्टिम ही होता है, वो भी मरता है जब धमाके करता है। आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे कि रॉ ये करता है, रॉ वो करता है, तो आप तो इसका मतलब सब जानते हैं।
कुछ इंटरनेशनल कोर्ट में आप जाके प्रोवाइड करा दीजिए। और जब आपने कहा ना वो निजर करने वाला टूटो गया, जस्टिन ट्रूडो नमस्ते हो गया। आपको पता है ना, जस्टिन ट्रूडो ने जो कहा था वो नमस्ते हो गया, वो नहीं रह गया। ऐसे ही होगा, जो झूठे आरोप लगाएगा वो नहीं रहने वाला है। उस देश की जनता एक सेकंड, नहीं आ रही है। आप कनाडा की गवर्नमेंट का आरोप था, जस्टिन ट्रूडो का नहीं था। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप पे आरोप लगा। नहीं, बिल्कुल। जब यहाँ पे जब बात आगे बढ़ने को तैयार नहीं डॉक्टर हामिद साहब, तो इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही रचनात्मक सुझाव आपने दिए और सबकी उम्मीदें यही टिकी हैं कि शायद पाकिस्तान अपनी हालत से बाज आए और बेहतर स्थिति कायम करे, वहाँ भी अमन चैन कायम हो। आप सही मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।